is development for one may be destruction for other. Do you agree with this? Justify. ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है. That is different people may have different development goals. What may be development? ठीक है. For one may not be development for others. Explain. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है. नाउ अब इसका आंसर देखें. A girl child in a house may seek बात ना करें फ्रीडम एट होम. वो ज्यादा ऑटोनॉमी चाहती है और मोर फ्रीडम चाहती है लड़की. लेकिन क्या उस घर का जो बॉय चाइल्ड होगा क्या वो इसे पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसी के अधिकार भी उसे दिए जाएंगे. तो वो चाहती है कि फ्रीडम एट होम एंड ऑल्सो वॉन्ट्स मोर अपॉर्चुनिटीज. Which may not be liked by boy child of that home. Construction of them might be useful on hilly area for some people in terms of electricity, water for irrigation, fishery and tourism. इन सब चीज़ों के लिए डैम्स के पास भी टूरिस्ट रोज आते हैं. बट फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया वेयर डैम इज गोइंग टू बी बिल्ट देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन. उनका घर अलग हो जाएगा. सो दैट इज नॉट डेवलपमेंट गोल. बट दिस में कॉज ये क्या करेगा? Local people to leave their homeland and may not be settled again throughout life. Like सरदार सरोवर डैम बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर. तो उसके में कई एक्टिविस्ट खड़े हुए और एक लेडी एक्टिविस्ट थी, फीमेल एक्टिविस्ट. अभी
बूढ़ी हो गई करते करते, उन लोगों को रिहेबिलिटेट, लेकिन किसी को भी घर मिला ही नहीं। तो सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर, दिस इज द ये वाइब्रेंट एग्जाम्पल। अब देखिए ना, on what non-material things quality of life depends, explain with example। मेरे ख्याल से सरदार सरोवर डैम, उसका एग्जाम्पल सही है। कौन सा है ना, वही है ना। तो लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, सरदार सरोवर डैम इसका एग्जाम्पल। Now question 2, on what non-material things quality of life depends? Explain with example। हमारा जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है और कम्युनिटी है, सबको हेल्दी होना चाहिए, तभी हम हेल्दी होंगे। इवन हमारे चारों तरफ अगर जो कुत्ते घूमते हैं वो भी बीमार होंगे, रेबीज लेके घूमते होंगे, तो हम तब भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। एक अच्छा खासा बिहार का खिलाड़ी था, उसने कुत्ते को पाल लिया, उसकी जस्ट खरोच लगी थी, सारे एम्स के डॉक्टर मिल के भी उसको नहीं बचा पाए। रेबीज, कैंसर का तो इलाज है, रेबीज का तो इलाज ही नहीं, समझा है। उसने उस कुत्ते को बचाया था, जस्ट उसको सेव किया था, लेकिन उसका हल्का सा खरोच उसकी मौत का कारण हो गया। और जबकि एक बढ़िया प्लेयर था, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर, कबड्डी प्लेयर ना, क्या नाम था उसका नाम। हाँ, तो वो इस तरीके से हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट भी सही होना चाहिए। तो नॉन मेटीरियल थिंग्स किस पर डिपेंड करती है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नाउ इसको दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि give some example where factors other than income are important। What factors other than income are important aspects of our life? Now, money in your pocket, क्वेश्चन ऐसा भी आया, ये सब बोर्ड्स के क्वेश्चन है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स। एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लीव। एक्सप्लेन, इसका आंसर देखिए, 3 तरीके से पूछा जाता है। Material things can be bought with money, but the quality of life night house, कार, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं, ठीक है। फूड, क्लॉथिंग कैन बी bought with money, but quality of life does not depend only on material things. It
रिस्पेक्ट भी हो सकती है, नॉन मटेरियल थिंग्स में इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तुम क्या पूरी दिल्ली की हवा अच्छी कर लोगे? पैसे से कहाँ तक? क्या ऑक्सीजन मास्क लेकर या सिलेंडर लेके घूमोगे? तो इस तरीके से सब चीजें पैसा नहीं खरीद सकता है। तो इस तरीके से नाउ बट द अदर थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग लाइक equality, social justice, respect, equal treatment, security, are the things, ये ऐसी चीजें हैं, are the aspects for which either we have to rely on society। अगर अगल बगल सारे झगड़ालू हैं तो तुम कितनी भी फ्रेंडशिप करते रहो गड़बड़ करेंगे। और या फिर सिक्योरिटी का मामला है तो either you have to rely on society or you have to rely on government। सही है? हैं? क्या? स्किल का क्या मतलब? टैलेंट आप खरीद सकते हो, तो आप एक्वायर कर सकते हो। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स फॉर विच आइदर यू हैव टू रिलाई ऑन सोसाइटी या कम्युनिटी और गवर्नमेंट। इसके अलावा भी a rich person cannot purchase everything like medical services if he is living countryside, so the medical services are far reach from him, उससे अवे हो सकती हैं। good roads, medical services are not accessible to a person living in village, ऐसा भी हो सकता है। good school, तो इसके लिए वो पैसा खर्च करके बच्चों के लिए स्कूल तो नहीं बना सकता है। Now, there are many other things या aspects which are needed for good life या quality life। Like fresh air या non polluted air, good roads, infrastructure, nearby good hospitals and schools। which a rich person cannot buy। Okay, why do we use averages? Are there any limitations of their use? Explain it related to development। तो जो PCI करते हैं
वो एवरेज है. वी आर यूजिंग एवरेजेस फॉर कंपैरिजन पर्पसेस. हम लोगों का जो मार्कशीट है उसमें भी तो एवरेज मार्क आता है, तो उससे पता चल जाता है, टीचर जान जाता है कि एवरेज से पता लगाता है. सब्जेक्ट वाइज थोड़ी ना पूछता है, पहले यही पूछेगा कितने परसेंट मार्क्स थे. तो कंपैरिजन पर्पस है. तो फॉर कंपैरिजन पर्पस इट ऑल्सो इंडिकेट, सो इट टेल्स द distribution of money या income of a country among people of that country. इसलिए तो हम यूज करते हैं एवरेज को, ऐसे यूज करते हैं. अब पूछा जा रहा है आर देयर एनी यूज ऑफ इट. It can easily be calculated and understood. सबसे अच्छा है पीसीआई से हम समझ लेते हैं. अगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के अमेरिकन की 3.5 लाख की आय है, तो इसका मतलब है कि सभी लगभग इतने कमाते होंगे. कम भी कमाते होंगे तो 2-3 वाले भी होंगे, फिर बहुत नीचे भी होंगे. लेकिन एक एवरेज तो पता, और यहाँ 17,000 है तो भी पता चलता है, या 6700 तो भी पता चल रहा है. एवरेज पता चलता है कि नहीं. तो इट कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड एंड ईजिली बी अंडरस्टूड. माइंड में आसानी से आ जाए. सो इट कैन, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं. आर दीज देयर एनी यूज ऑफ इट. इट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड एंड इजीली अंडरस्टूड. ये तो ये बात हो गई. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसके जो example is PCI, that is per capita income, which is ratio of national income to population of that country. अब आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ, इसमें सारी पॉपुलेशन ली जा रही, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं लिखा है बुक में कि 14 से 60 तक की लेनी है. वो बच्चा भी लिया जाएगा जो आज पैदा हुआ, वो उससे भी डिवाइड कर दिया जाएगा. ये ना सोचो कि वर्किंग पॉपुलेशन ही ली जाएगी, बस सबसे डिवाइड हो जाएगी. सही है, ऐसा बुक में भी आप देख लें, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं लीजिए, वरना ऐसा होना चाहिए 14 से ऊपर को, 14 से कम वाला काम नहीं कर सकता, 14 से ऊपर वाला कर सकता है. तो 14 से 60 को एक वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, वैसा नहीं. अब आगे देखिए इसके लिमिटेशंस क्या. नाउ पीसीआई विल नॉट टेल, कैन नॉट टेल द सोशल डिस्पैरिटी. क्या पता कुछ ही लोग अमीर हों अरब के देश की तरीके, तो इससे आप ये नहीं पता कर सकते कि क्या वो वास्तव में डेवलप्ड है. वहाँ जाने पे कुछ तो महल दिखे, बाकी सब झोपड़ी दिखे, झुग्गी झोपड़ी. तो इस तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशंस तो हैं. सो लिमिटेशंस ऑफ एवरेजेस या लिमिटेशंस ऑफ इसके, इट डज नॉट टेल अबाउट सोशल डिस्पैरिटी. पार का मतलब इक्वल और डिसपार का क्या मतलब है, नॉट इक्वल, डिसपार. तो ये सोशल डिस्पैरिटी को नहीं बताता है. और इट डज नॉट टेल अबाउट मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग रिच एंड पुअर. It does not tell the health status and education level of a country.
इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया। दैट्स व्हाई HDI इज डेवलप्ड टू काउंटर सच लिमिटेशन। इनको दूर करने के लिए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, टू काउंटर सच प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस। ठीक है, एंड रियल एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन के लिए क्या है, दैट इज UNDP। जैसे यूनाइटेड नेशन में UNSC काउंसिल है, इसी तरीके से क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल कमेटी है, तो मीटिंग होती है, इसी तरीके से UNDP भी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इसी तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सभी उसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ही पार्ट है जो जनेवा में स्थापित हुई। तो इसी तरीके से क्या कहा गया है, जनेवा स्विट्जरलैंड में जनेवा थी जगह, उस जगह पे बनाई गई थी। तो इट इज UNDP हैज डेवलप, क्या डेवलप किया है, दैट इज सर्वे बेस्ड, एक्सटेंसिव सर्वे करती है, और उसके बेस पे सर्वे बेस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सही है, ह्यूमन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज क्लासिफाइड एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बाय वर्ल्ड बैंक। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, while averages is useful for comparison but it may hide disparities. एक्सप्लेन, वर्ल्ड बैंक जो यूज कर रहा है नाउ, इसी क्वेश्चन को एक तीसरे तरीके से भी पूछा जाता है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। इसमें 2012 का दिया है, क्या चीज, आंसर में 2012 का दिया है, इसमें आंसर में 2012 का दिया है सवाल। 2012 तक हम लोग 19 कर रहे हैं, 19 का तो भरा ही हुआ है। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन अगर आएगा तो अब इसमें देख लीजिएगा, यही तरीके का आंसर लिखना है, बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख देना कि पर कैपिटा इनकम कितनी कितनी है, जो रिच इनकम ग्रुप है उसकी कितनी है, लो इनकम ग्रुप की क्या है, और हम लो मिडिल इनकम ग्रुप की क्या है, तीनों लिख देना। तो ये लिख देना कि एज पर जो पर कैपिटा इनकम है, वर्ल्ड बैंक यूज पर कैपिटा इनकम
to classify the countries into rich countries, low middle income countries and low income countries. जो नहीं बताया वो मैं बता दे रहा हूँ, देखो आंसर. On basis of PCI, if PCI that is as per 2019, PCI is 39 कितने था? 49,000 $49,300 per annum. Then it is classified as, it comes under category of which country? या इतना हो और above. That country is rich. If PCI is 2,500 per annum or below, that country is low income country. For India, PCI is 6,700 per annum. So it is classified as lower middle income country. इनकम से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर हम ये सोचेंगे कि वहाँ पर 3.5 लाख जो कमा रहा है वो बस घर को खर्चा ही चला पाएगा अमेरिका में. ये भी तुम्हें बात मालूम है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर घर का किराया ही 1.5 लाख से शुरू होता है पर महीने. और जो आपको मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आपको दांतों में दर्द है, टूथ है, तो उसके लिए 2 महीने का आपको वहाँ पर वो लेना पड़ेगा, बुकिंग करानी पड़ेगी. 2 महीने बाद नंबर आया तो उसमें उसने लिखा कौन से दांत में दर्द है, तो उसने बताया B3 D3 ऐसे ऐसे करके बताया ये दांत है, तो बुक कर लिया. फिर वहाँ जाके गया तो उसने बोला कि मेरा दांत का दर्द, तो उसने कहा कैसे कराएंगे, इसके ये इंश्योरेंस स्कीम है. वो सर्जन था, खुद ही सर्जन था, उसके लिए वो स्कीम बता रहा है. यहाँ तो दांत तोड़वा के 250 रुपये दे के आ जाओ, वहाँ स्कीम बता रहा है अच्छा ये 13 साल में पैसा देंगे दांत तोड़वाने का कि 12 में करेंगे तो इतना बनेगा. उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन ये मेरे दांत में जो दर्द हो रहा था उसके बगल वाले में भी दर्द हो रहा है. कह रहा ठीक है आपको अगले 2.5 महीने के बाद का उसका दे देंगे. इसका तो नहीं लिया था आपने अपॉइंटमेंट, जिसका लिया था उसका अभी कराओ, जो अभी दर्द हो रहा है उसका 2.5 महीने बाद ये असली या तो बहुत सिर दर्द है वहाँ रहने के. यहाँ हमें पता नहीं चलता. वहाँ पर न्यूज़पेपर जो घर में फेंक के जाता है ना, वो रिच फैमिली मानी जाती है. न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहाँ डॉलर्स दिए जाते हैं और यहाँ 2.5 रुपये में घर में फेंक के जाता है. तो तुम ये ना सोचो 3.5 लाख कमा रहे हैं, आपको लॉन करना मुश्किल होती है. लोग आया हुआ फेंका हुआ जूठा बर्गर बाहर रख देते हैं, उसको भी लोग ले जाते हैं. ऐसे तो सब कुछ यूरोपियन कंट्रीज दिखाने के लिए करती हैं, लेकिन वहाँ की महंगाई आपको पता है कितनी ज़्यादा है. चाइनीज़ का तो मैंने कल ही बता दिया कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो फेंका हुआ खाना उसके ऑयल से यूज़ करके फिर से खाना बनाते हैं. तो सब कुछ ये जितनी भी चीज़ें यूरोपियन कंट्री की बनाई हुई हैं, लेकिन असलियत देखने में पता चलता है. अब आगे देखें. In what respect
criteria used by UNDP. For measuring development is different from World Bank. बोलो बोलो कौन से लाइन? Wide averages is useful for comparison, but it may hide disparity. Wide average क्या कर रहा है बोलो, ठीक है? अब देखिए Is World Bank same as IMF? देखो जो वर्ल्ड बैंक है वो अमीर देशों की संस्था, ये आईएमएफ नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, दोनों अलग अलग है। आईएमएफ का मतलब होता है ये जो यूनाइटेड नेशन के 193 देश हैं वो 2% 5% उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, फंड बनाया जाता है। और वर्ल्ड बैंक कुछ यूरोपियन और अमेरिकन देशों की संस्था है, तो उसमें जिसको देना चाहे तो वो वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन से मतलब नहीं रखता। यूनाइटेड नेशन अलग, ये आईएमएफ अलग है और वर्ल्ड बैंक अलग है। दोनों बात समझ में आ गई? ये कुछ अमीर देशों की संस्था है वर्ल्ड बैंक, ये कर्ज देती है, इससे कोई कर्ज ले सकता है। और आईएमएफ में भी ये सब थोड़ा थोड़ा उसमें करते हैं, उसी आईएमएफ से यूएन चलता है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन को भी तो चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसकी अपनी सेनाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ से कुछ किसी के फादर कांगो जाते हैं, सूडान जाते हैं कि नहीं, तो वो चाहते हैं तो उनको सैलरी कौन देता होगा? ये आईएमएफ देता होगा। और वर्ल्ड बैंक ब्याज पे पैसे उठाता है, ये अमेरिका यूरोप के साथ। समझ में आ गई? इट इज़ टोटली यूरोपियन, इससे पैसा लेना। तो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये सभी 193 देश का नहीं, कुछ देशों की संख्या, जिसमें अमेरिका 40% कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए वर्ल्ड बैंक का हेड अमेरिका की ही बात। अब देखो तो क्या पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, आईएमएफ के बारे में बात। वर्ल्ड बैंक से कैसे डिफरेंट है? वर्ल्ड बैंक में पीसीआई चलता है, तो इनसे ये कैसे डिफरेंट है? इसी को ऐसे भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद एग्जाम्पल। आज चैप्टर के 6 क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो इम्पोर्टेंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स HRD? Write any 3 indicators of HRD. एक इसकी जीरोक्स इनसे ले लेंगे वंदना, तो फिर क्या सबके लिए काम आएगा, ठीक है? बाद में एग्जाम हो जाए फिर सबको यही कराया करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सब एक ही क्वेश्चन होंगे। Now,
human development report is published by नोट करिए the three major indicators of HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसी HDR के बेसिस पर फिर HDI बनेगा। उसी रिपोर्ट के बेसिस पर तो फिर एक इंडेक्स बना दिया जाएगा, अलग अलग कंट्री को अलग अलग पोजीशन पर रखा जाएगा। पहले रिपोर्ट निकाली जाएगी, फिर उनकी पोजीशन होगी, अलग अलग भी बनेगा। एजुकेशन लेवल की अलग इंडेक्स, उसकी अलग और उसकी अलग, फिर कंबाइन HDI बन जाएगा। फिर HDI की बेसिस कि भाई तुम्हें एजुकेशन का देखना है तो लिटरेसी रेट देख लो। ह्यूमन डेवलप, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HR डिपार्टमेंट होता है कि किसी भी कंपनी में, अच्छा इनको वहाँ लगा दो, इनको ऑफिस में लगा दो, उसे HR कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस का ये HRM होता है, मैनेजमेंट कोर्स होता है। जो MBA करते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। HDR अलग होता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट। हर बड़े ऑफिस में एक HRM सेक्शन होता है। कहेंगे तुम्हारी ड्यूटी कल से वहाँ है और तुम वहाँ चले जाना, तुम्हारी नाइट शिफ्ट है तुम उधर चले। ये नहीं, HDR ही देखो, HRD नहीं, HRD नहीं होगा, इसमें भी HRD लिखा है। HRD हाँ वो सही है, उसको भी ठीक कर लेंगे। चलो अब आगे देखो, दैट इज एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज हेल्थ स्टेटस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीसरा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का डेटा उसी से ले लेता होगा। अब देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो इंक्लूड्स, देखो इसमें लिखा है अभी, तो इसका मतलब हमें पढ़ाया गया है तो ये जरूर इंक्लूड करता होगा ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो सब लिखा है, इसका मतलब वो इंक्लूड करता होगा। तो ये लिखा है कि वो एक्सक्लूड करता है, तो तुमने ये तो बोला था एक्सक्लूड करता है, तो लिखा है। मेन इंडिकेटर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बॉडी मास। आप लिख लो, इट ऑल्सो इंक्लूड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको मैं अपडेट देख लूँगा, अभी देख लेता हूँ। While making HDR, UNDP considers IMR. Significant. Not a direct component. कह रहा है कि डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करता, बट इट कंसीडर्स। कंपोनेंट हेल्थ डायमेंशन, IMR। इसको नोट कर लो, ये है डायरेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन इसे बता रहा है कि कंसीडर कर रहा है।
डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टली का मतलब वो कह रहा है कि इन्हीं के आधार पर हेल्थ स्टेटस तय होता है। आईएमआर इन सबसे पहले इसने बना लिया ये, और फिर इसका इंडिकेटर। अलग से आईएमआर की वो रिपोर्ट नहीं तैयार करेगा, लेकिन आईएमआर ज़्यादा होगा तो हेल्थ स्टेटस बुरा हो जाएगा ना। इनफेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी तो फिर हेल्थ, तो इनसे वो बना रहा है, उसको वहाँ दिखा रहा है। तुम बात समझ गया ना? इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, उनसे वो कर रहा है। तो इट इंक्लूड्स, क्या करेगा? आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है मोनिका? ठीक है, सो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके अलावा दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा दर। और क्या क्या चीज मिलेगा? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला आप लोगों को पता है ना? बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि मास इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर में लेके फिर उसका स्क्वायर कर दो, यही बीएमआई है। मास केजी में ले लो, और जो तुम्हारी हाइट है मीटर में, जैसे 1.6 है, तुम्हारी हाइट 1.6 है, 164 सेंटीमीटर है, 1.6 का स्क्वायर करो 2.56 से डिवाइड करो। मान लो तुम 50 किलो के हो और तुम्हारी 1.6 मीटर की हाइट है, तो इसका स्क्वायर कर लो इन केजी। ये बीएमआई है। If BMI is falling below between 18 to 25, you are okay. If it is less than 18, then you are malnourished. If it is above 25, you are overweight. समझ में आया? So it should fall. ये किसके किसके बीच में होनी चाहिए बताओ? 18 to 25 आना चाहिए kg per meter square. kg per meter square. अगर इससे कम है तो इधर वाले क्या होंगे? malnourished. अंडर नरिश या माल नरिश, एक ही बात है। और इसके आगे यहाँ से ओवरवेट माना जाएगा। ओबेसिटी क्या माना जाएगा? तुमको इस बात की जानकारी होगी कि अमेरिका के 80% केस ओबेसिटी में आते हैं, 80% लोग वहाँ ओवरवेट। अब देखिए ना, However, ये सारी चीजें, however, वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस PCI, ये भी पूछा गया ना एक क्वेश्चन। तो however, वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस क्राइटेरिया ऑफ PCI। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन समझिए ना। Why is the issue of sustainability important for development? तो आपको मालूम है कि चाइना ने इतने घर बना दिए हैं और जितने लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा बना दिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने घर लिए, अब घर लोग ले ही नहीं रहे, इतने ज़्यादा घर बन गए तो उनके रेट डाउन होने शुरू हो गए। मान लो तुमने 10 लाख का घर लिया, समझो इस बात को। अगर 10 लाख का तुमने घर ले लिया तो तुमने अब सोचा कि 2-2 लाख करके कई साल में दे देंगे। तुम 2-3 साल तक दे रहे हो, तभी पता चला तुम्हारा 10 लाख का घर 2 लाख का हो गया। अब वहाँ इतनी ज़्यादा घोस्ट टाउन्स हो गए, घोस्ट टाउन समझ गए ना, जहाँ कोई रह ही नहीं रहा है। तो तुम अब चाहोगे, तुम घबरा जाओगे, तुम उसकी पेमेंट नहीं करोगे। अगर तुम उसकी पेमेंट नहीं करोगे, उसके इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे, तो क्या वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी? तो लोगों ने ऐसा, भाई 10 लाख की चीज़ 2 लाख की हम क्यों दें, हम तो 4 लाख पहले से ही पेमेंट कर चुके हैं। तो वो वहाँ के बिल्डर्स बैंकरप्ट हो गए और बैंक भी बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि बिल्डर्स को किसने पैसा दिया था बताओ? बैंक ने। तो उन्होंने बैंक को नहीं दिया। बैंक, नेशनल बैंक सब ऐसे ही करप्ट वो हो गए, बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गया। और जो घर उसने बनाए वो नकली सीमेंट के बनाए, उसको टोफू ड्रैग बोला जाता है। टोफू ड्रैग का मतलब समझते हो? टोफू पनीर समझते हो? लोग उसमें जाते हैं, ऐसे घिसते हैं और बगल की दीवार दिखने लगती दूसरे घर, और ऐसे पैर मारते नीचे की मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में हो रहा है। और इस समय वहाँ पर बाढ़ वो आई हुई है, जिसमें से
करीब करीब 1 मिलियन हाउसेज ऐसे ही क्रैक हो गए हैं, गिर गए हैं, रोज गिर रहे हैं बड़े बड़े। तुम देखोगे टोफू ड्रे हाउसेज तो इतने सारे नेट पे पड़े हैं। टोफू ड्रे ड्रे तो किसी व्यक्ति ने बोला अरे मेरा घर तो टोफू पनीर का बना हुआ है, तब से वो नाम ही चल गया टोफू ड्रे। तो वो कंस्ट्रक्शन की मिली भगत है। अब तुम्हें बात समझ में आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। उतना विकास करो जो तुम्हारा पोषण करे। लोगों के पास वहां काम ही नहीं बचा है। अल्टीमेट क्यों नहीं बचा? ड्रे के कि ड्रे टोफू ड्रे। अमेरिका ने उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया, 500% टैरिफ लगा दिया। सब वहां बैठे हुए हैं 2 येन 4 येन के लिए कह रहे हैं कि मुझे भूखे हैं, कुछ भी दे दो खाने, पैसा ही नहीं। जिनके परिवार में कोई पुराना रिटायर्ड आदमी को पेंशन मिल रही, वो 10 लोगों को उसी पेंशन से मिल रहा है, अदरवाइज किसी के पास कोई, क्योंकि उनका सब सामान कहाँ जाता था? चाइना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इतना भी आगे न बढ़ जाओ विकास के मामले में कि जनसंख्या पीछे छूट जाए, कि जिसका तुम विकास करे वो पीछे ही छूट जाए। विकास तुम्हारे हाथ लगेगा, जनसंख्या मारी जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा गांधी जी ने दी थी। उतना ही करो कि जनता, अब मैंने आपको भी कल बताया AI यही करने वाला है। तो अभी आजकल जो बिल्कुल टॉप ब्रास थे उन सबको कंपनी ने निकाल दिया है। बोला तुम लोगों का 2000 लोग निकलो। अभी गूगल ने 8000 लोगों को परसों निकाला है। बोला निकलो, तुम सबका काम यही कर लेगा। जाओ। टॉप ब्रास जो छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं घूमते थे वो सड़क पे आ गए। जो टर्सरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इससे, खेती तो नहीं कर पाएगा ये, लेकिन जो सेवा क्षेत्र में थे, और एक ये एलॉन मस्क है, ये ऑटो पायलट वाली कार निकाल दी, सब ड्राइवरों की छुट्टी ले लो, अपनी 30 लाख की गाड़ी और ऑटो पायलट में चलाओ, खाओ, ड्राइवर भी रखने के लिए। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझ? हाँ किसका किसका बताओ, है कुछ? बॉडी मास इंडेक्स, यही लिख लो, ऊपर वाला ही। आगे की बात देखें। नाउ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी important for development? Now, महात्मा गांधी जी ने एक बात और कही थी कि the earth has enough resources to meet the needs of all, but not for greed of one person. सबके लिए वसुंधरा के पास काफी चीजें हैं, बड़े बड़े प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति की जो कामना है उसका पूरा करने के लिए भी वसुंधरा छोटी पड़ती है। अगर हमारे पास ग्रीड आ जाए, एक आदमी की लालच को नहीं पूरा कर सकती, लेकिन पूरे विश्व के सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा। अगर एक व्यक्ति लालची हो जाए तो धरती कम पड़ जाए, बट नॉट फॉर ग्रीड ऑफ सिंगल पर्सन। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोग एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। इसे एक्सप्लेन करना है। दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज। और स्टेट बाउंड्रीज।
तुम लोगों ने नाम सुना होगा चाइना में थ्री गॉर्जियस डैम का, सबसे विश्व का सबसे बड़ा डैम, जो हमारे सरदार सरोवर और इन सबसे बहुत बड़ा डैम, और उसके नीचे बने हैं 30,000 डैम, उससे बिजली आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, इसने सब कुछ टोफू ड्रैग बना दिया। जो वहाँ बिल्डर्स थे ना, उसने भी घपलेबाजी की। अब उस थ्री गॉर्जियस डैम में जो बाढ़ आई वो सारा बह के नीचे के डैम को तोड़ता हुआ सब शहरों में पानी भर गया है। रोज चाइना से न्यूज़ नहीं निकल के आती, वहाँ गूगल कुछ नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर जितने लोग मर रहे हैं, हजारों हजार लोग मर रहे हैं, पूरे शहर में हर तरफ पानी भरा हुआ है। तो आप समझ गए क्या ये रिस्पेक्ट करेगा? डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन। उसके चपेटे में थाईलैंड भी आ गया, ताइवान भी आ गया। तो बात समझ गया, अचानक पानी गया, वही नदी उनके यहाँ भी जाती थी, लेकिन तुमने जो किया सब ऐसा किया। तो द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, अगर आप जो प्रकृति का अवमूल्यन करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो ये किसी का सम्मान नहीं करती, तो फिर मार डालेंगे। इस चीज को समझे आप। चलो नाउ so development should be done in such a manner that resources are left for future generation. हमारे पूर्वजों ने, कई जनरेशन ने हमको पेट्रोल दिया, कोल दिया है, अगर वही सब उड़ा डालते तो हमको कुछ मिलता क्या? हमें मिला है तो हमें ही नहीं उड़ा डालना है, अब आगे को लोग भी छोड़ो, तो हम कुछ अंतिम कड़ी तो है नहीं। So, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरीके से करना है। तो रिसोर्सेज, ये चीज लिखी जानी चाहिए। वो इन्वायरमेंट इशू है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही कि हमारे रिसोर्सेज आगे वालों के लिए हो। ठीक है, अब आगे देखो कि ये भी बात सही है, इट शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। इसको, हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने देखा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी बना है 1980 में, कि जो हम लोगों का टोटल एमिशंस निकल रहा है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, वो 1979 के लेवल पे लाया जाए। ऐसा पुरानी किताबों में कई बार हम लोगों ने पढ़ा। तो ये इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड ना करे और साथ में इसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कि इतना ज़्यादा पानी है तो स्विमिंग पूल ही बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सप्लॉइट, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना। अब देखिए, एज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, so if we use them, अगर हम उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे तो क्या होगा बोलो? These will not get replenished. Soon and will get completely depleted. ये फिर रिप्लेनिश तो जल्दी नहीं हो पाएंगे अगर मैं इनको एक्सप्लॉइट करने लगूँ। और क्या होगा? And ultimately get exhausted. So it is rightly said, इसीलिए क्या कहा गया है कि there should be no disparity for the distribution of natural resources, because earth is mother of all, so it should be distributed equally among all. Resources को कैसे देना चाहिए? Equally among all, as earth is
मदर ऑफ ऑल। जितने जितने भी तरीके के रिवोल्यूशन निकले वो इसी बात पर निकले कि अर्थ इज मदर ऑफ ऑल, सबको सबका समान व्यवहार दीजिए। समानता तो वहीं से शुरू होती ना। सो रिसोर्सेज शुड बी distributed equally among all. But some powerful and rich person grab the resources in their hand. ऐसा होता है कि नहीं? So, but some powerful and it is not available to others. फिर किसी और को नहीं मिल पाएगा। इसके बाद फिर ये प्रोवर्ब लिख दें, सो इट इज करेक्टली सेड। देखो इसका हम लोगों ने उत्तर दे दिया। सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन दे विल बी इन डार्क, क्योंकि उनके पास वही कारें होंगी, वही सब कुछ होगा, लेकिन एनर्जी के लिए कुछ होगा ही नहीं। बिना एनर्जी के तो वर्ल्ड चलेगा नहीं। तो सारे आपके फॉसिल फ्यूल सब खत्म हो चुके होंगे। तो क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे की डेवलपमेंट चलती रहे, इसीलिए इम्पोर्टेंट। सफिशिएंट रिसोर्स गॉड के पास, इसका हमने लिख दिया। सो इट इज राइटली सेड। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, अभी ये बचा हुआ। इससे क्या होगा? ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल टू अदर्स, सो इट इज राइटली सेड दैट अर्थ हैज रिसोर्सेस फॉर नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट फॉर ग्रीड ऑफ वन। अब देखिए कि इफ रिसोर्सेज आर वंस पॉल्यूटेड, देखो रिसोर्सेज वंस पॉल्यूटेड हो जाएंगे, कैन नॉट बी रिकवर्ड इन नियर फ्यूचर। जब तक यमुना साफ थी तो साफ थी, अब उसके बाद तुमने गंदा कर दिया। जैसे थेम्स नदी थी लंदन की, तो जो वहाँ पर लंदन का मेन था सिटी, अब वो नाला बन चुका है। चारों तरफ थेम्स है, वो नाक बंद करके लोग निकलते हैं। उसको कितना भी पैसा खर्च कर दिया, यमुना के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया केजरीवाल ने, लेकिन मछलियाँ एक बार डाल दोगे तुरंत मर जाती है और सड़ जाती है। तुम क्या करके उसे साफ करोगे? नेचुरल रिसोर्सेज, इफ एनवायरमेंट रिसोर्सेज आर वंस पॉल्यूटेड then they cannot be recovered in future and they have very harsh consequences, even they may be catastrophic. ये प्रलयंकारी हो सकते हैं इन नेचर। जैसे मैंने आपको बताया ना चाइना का क्या हाल हुआ है, तो डैम्स पे डैम्स बनाते जाइए, लेकिन एक डैम टूटेगा तो उसके आगे के डैम्स का क्या होगा तुम्हें मालूम है? वो तो उसके पीछे जो सिल्ट आ रही है, गाद आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, क्या उसे डैम रोक लेगा? इतना इतना टन आ रहा है गाद, वो पूरा नीचे मिट्टी भर जाएगी, पानी ऊपर से बहने लगेगा। अगर डैम के ऊपर पानी गया, सारे उन्होंने डैम खोल दिए। 3 गॉर्जियस डैम के चाइना ने 11 गेट थे, लेकिन उसमें सिल्ट भर गई थी लैंडस्लाइड का। गेट काम ही नहीं किया। पानी अगर तुम्हारी दीवारों के ऊपर से गया तो डैम तो तुरंत ही बह जाता, ऊपर से गिरा तो डैम गया। ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता इसी तरीके से अंत हुई, ऊपर से पानी बह गया। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी उन्होंने भी बनाया। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखेंगे कि इन्वायरमेंट वंस पॉल्यूटेड, इसके बारे में समझिए। कॉन्सिक्वेंट ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, चाहे पॉल्यूशन के टर्म्स में हो या रिवर के टर्म्स में, एक बार डिग्रेड हो गया तो उसे फिर से आप सही नहीं कर सकते। हमको पता ही नहीं उसका इकोसिस्टम क्या है यमुना का, हम क्या वो डालेंगे? वो थोड़ा उसमें बैक्टीरिया डालना है, थोड़ी मछली डालना है, ऐसे होता है क्या? इतना बड़ा इकोसिस्टम तुमने बर्बाद कर दिया। उसमें 10 तरीके के नाले केमिकल सब डाल दिए, सब मछलियाँ मर गई। अब तुम मछलियाँ 1000 मछली डाल दोगे, जिंदा रह पाएगी वो क्या? सो इफ वी पॉल्यूट अवर जो वाटर रिसोर्सेस, कुछ भी कर लो, वाटर रिसोर्सेस, एयर, कुछ भी हम कर लें, ऐसा किया जा सके, देन
once polluted, it can not be recovered well. फ्रांस ने करके दिखाया है, लेकिन उसने बहुत स्ट्रिक्ट किया, लोगों से कुछ भी नहीं डालने दिया, फिर जाके 17 साल बाद वो नदी जिंदा होती, वरना यूट्रोफिकेशन हो जाता है, डेथ ऑफ रिवर। अब अगला देखिए, ये तो हो गया है चैप्टर, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं आ रहा है ना। चलिए अब हम आगे आते हैं, सिविक्स में कौन सा आ रहा है? पावर शेयरिंग आ रहा है, पावर से सिविक्स नहीं आ रही। और ज्योग्राफी में क्या आ रहा है? रिसोर्सेज ना, ज्योग्राफी कर देते हैं थोड़ी। चलो थोड़ा सा पहले जनरल चीजें जानेंगे रिसोर्सेज के बारे में, फिर आगे की तरफ। रिसोर्सेस क्या है? वॉट एवर इज कैन बी यूज बाई ए ह्यूमन इज कॉल्ड रिसोर्स। कहा जा सकता है कि ह्यूमन यूटिलिटी इज ए रिसोर्स। जो तुम्हारे काम की चीज है वो क्या है? रिसोर्स है। अब आगे देखो, these are gift of nature and useful elements of environment. हाँ, अब देखो, यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में रिसोर्स उसको नहीं कहेंगे जो पहाड़ों के नीचे दबा हो। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मान लो समुद्र में बहुत सारी टाइड्स आ रही है, तुम उससे बिजली बना ही नहीं पा रहे हो, बस पेपर में लिख रखा है कि टाइडल एनर्जी हम उससे ये बनाएंगे, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है जिसको आप कर सको। सी बेड में बहुत कुछ पड़ा है लेकिन एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। तो रिसोर्स होते क्या हैं? These are technologically accessible, economically feasible। तुम्हारी ज़मीन में सोना है, लेकिन सोना बनाते बनाते ही मान लो उसको प्रोसेस कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, तो 1 तोला सोना तुम्हारा अगर 3 लाख का पड़ रहा है, बाजार में 1 लाख का मिल रहा है, तो क्या वो फिजिबिलिटी है? तुम्हारे सोने बनाने का कोई मतलब है? बाहर 1 लाख का मिल रहा है, तुम 3 लाख का बना रहे हो। इकोनॉमिकली सस्ता पड़े तुम्हें, फिजिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, वहाँ तक तुम खोद के निकाल सको, इकोनॉमिकली फिजिबल और सस्ता पड़े। समझ में आ गई बात कि नहीं? और एथिकली या कल्चरली उसके लिए क्या हो? एक्सेप्टेबल। मान लो तुम्हें ऐसा रिसोर्स है, बोलो 100 गायों को मारो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये मिल जाएगा, तो क्या कोई उसे एक्सेप्ट करेगा? अमेरिका से सारा डेयरी प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है अमेरिका में गायों को वो मीट खिलाता है, तो वहाँ से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे, हमने बैन कर दिया। तो ऐसी गाय जो मांसाहारी हो, क्या हम उसका प्रोडक्ट लेंगे? क्या उसकी चीज़ लेंगे? गायों को वो लोग क्या करें, उनके यहाँ खेती नहीं है,
तो जो इस तरीके का कुछ भी मीट का प्रोडक्ट उनका वेस्ट जाता है ना, बस बचा हुआ, वो ब्लड गायों होता को है। मिक्स करके उसके खाने में खिला देते हैं। ब्लड होता है, ब्लड खा लेती हैं, जिंदा रहने के ब्लड खा ही होता है। लेती हैं। हाँ? ब्लड होता है, वो सबसे हाँ। मोटा करने के लिए खिलाते हैं। तो उस तरीके से फिर उसको फ्लश के तौर पर भी बेचेंगे। तो मांसाहारी गायों का हमने वहाँ से चीज़ आता था, फिर बंद हो गया, और वो अब वो गया है वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में कि हमारा चीज़ नहीं खरीद रहे। बोलो बात समझ आ रही? तो इसीलिए मैंने कहा कि कल्चरली या एथिकली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। रिसोर्स के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? रिसोर्सेस शुड बी टेक्नोलॉजिकली, रिसोर्सेस क्या है? एक्सेसिबल। अब आर्कटिक में और अंटार्कटिक में भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, कोई ले ही नहीं सकता, तो वो रखे, वो रिसोर्स में नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल। होना चाहिए, यानी चीप पड़ना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। और क्या होगा? एंड लिमिटेड इन क्वांटिटी भी होना चाहिए, तभी माना जाएगा। मान लो कि हम सनलाइट को, सनरेज को रिसोर्स मानते ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी आ ही रही है अभी और 50 अरब सालों तक आएगी, तो हम रिसोर्स लिमिटेड है ही नहीं, तो हम उससे कंसीडर नहीं कर रहे, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो अबंडेंट इन क्वांटिटी। तो रिसोर्स उसे ही मानेंगे। हवा, विंड एनर्जी सब जगह है, हवा के लिए कौन झगड़ा करेगा? पोर्टेबल वाटर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में 2% पोर्टेबल वाटर है, जितना पानी है उसमें का 2% की पीने लायक है। अब अगली बात देखो, रिसोर्सेज का फ्लो चार्ट। रिसोर्स किन किन बेसिस पर कैटेगराइज किया जा सकता है? ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर हो सकता है। ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि कितना खर्च हो रहा है। ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, and on basis of development। तो ये किस बेसिस पर है? ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन पर भी हो सकता है। ओरिजिन का क्या मतलब है कि या तो बायोटिक हो सकते हैं रिसोर्स, या एबायोटिक, जैसे कैटल या बायोमास, तुम्हारे यहाँ मवेशी हैं, गाय बैल कुत्ता भैंस भेड़ बकरी, ये सब कैसा है? बायोटिक। और एबायोटिक क्या क्या हो सकता है? वाटर, जिसमें जान ना हो। तो ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन इसके क्या दो हैं? बायोटिक, और दूसरा क्या है? एबायोटिक। फॉरेस्ट बायोटिक में आएगा, ठीक है। बायोमास का क्या मतलब है? चाहे वो तुम्हारा कैटल हो या कुछ भी हो, वो सब तुम्हारा रिसोर्स है। केटल्स वो भी रिसोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बायोटिक, के बायोटिक में क्या आ जाएगा? कोल भी आ सकता है, पेट्रोलियम भी आ सकता है, ये सभी चीजें आ सकती है, वाटर भी आ सकता है, और जो भी आना होगा आ सकता है। नाउ ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कुछ खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं खर्च होते हैं। पानी आप नदी का निकालते रहिए, फिर अगले साल आ जाएगा, रिन्यू हो जाएगा 1 साल में, या फिर अगली बारिश में आ ही जाएगा। तो ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कुछ इनएग्जॉस्टिबल है, रिप्लेनिश होते रहते हैं। पेड़ काटोगे तो 30 साल में वहाँ फिर से आ जाएगा, लेकिन कुछ इनएग्जॉस्टिबल है जो 3 मिलियन ईयर्स पर बने हुए हैं, यानी 30 लाख साल में। 30 लाख साल में जो पहले बने वो अब दोबारा नहीं आ पाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक कैसे है बोलो? एग्जॉस्टिबल, और दूसरे कैसे हैं? इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल, नॉन रिन्यू, दोनों ही बात है। देखो जो एग्जॉस्टिबल है इसको लिखो नॉन रिन्यूएबल, और इनएग्जॉस्टिबल को क्या लिखोगी कनिष्ठा? दैट इज रिन्यूएबल।
पाते जाओ, आगे फिर मिलता चला जाएगा। सही बात है कि नहीं? ओनरशिप के बेसिस पर क्या हो सकता है, इसको मतलब अभी हम बताएंगे। ओनरशिप के बेसिस पर देखो, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो इंडिविजुअल के हैं, जैसे आपका घर। कुछ ऐसे होते हैं कम्युनिटी, जैसे तुम्हारे घर के पास जो पार्क बनाया कम्युनिटी सेंटर, तो वो किसके रिसोर्स हैं? कम्युनिटी यानी समुदाय के हैं। और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो नेशन के हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो इंटरनेशनल है, जैसे आर्कटिक हो गया या सी। 12 माइल तक सी आपका है, सी से आपकी बाउंड्री से, उसके बाद का सी जो है वो इंटरनेशनल है। दैट इज इंटरनेशनल, वो सभी हम समझाएंगे। हाँ, ये सारी चीजें। तो अब देखिए, ये तो ओनरशिप के बेसिस पर है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो डेवलपमेंट के बेसिस पर भी हैं। डेवलपमेंट के बेसिस पर देयर आर 3 रिसोर्सेज, वो भी हम देखेंगे कि इसके भाई 3 क्या हैं। डेवलपमेंट के भी 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम प्राकृतिक संपदा को 2 भागों में बांट सकते हैं। What are those 2 components? So on basis of origin, okay, it may have लाइफ हो सकती है, तो आर बायोटिक। इट मे बी नॉन लिविंग, तो वो क्या हो सकती है? दीज आर एबायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से रिसोर्स आ जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा वहां लिखा होगा। इसमें क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट भी आ जाएगा, फ्लोरा एंड फाउना आ जाएगा, आपकी बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा। एबायोटिक में वाटर आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल आ जाएगा। अब देखो, ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की खर्च क्या हो जाएगा? दैट इज रिन्यूएबल। क्या होता है? रिसोर्स। Those resource which once exhausted get replenished within a finite time. ठीक है, फाइनाइट स्पेन ऑफ टाइम में 4 साल, 10 साल, 20 साल तक अगर हो जाए तो रिन्यूअल माना जाए। तो those resource which get replenished time to time, जो replenish होते रहते हैं time to time, which get time to time, if it is used sensibly they will never get exhaust. Renewable का मतलब समझ गए? अगर तुम पेड़ों को ठीक से यूज करोगे तो कभी खत्म नहीं होंगे, और लेकिन तेल को तो तुम हाउ एफिशिएंटली यूज, वो तो खत्म हो ही जाएगा, उसको तुम नहीं बचा पाओगे। लेकिन इसको इफ यू यूज सेंसिबली एंड डू नॉट एक्सप्लॉइट, ये विल गेट रिन्यूएबल। इफ we use them sensibly, then it will never get exhausted and replenished with time. और क्या हो जाएंगे? रिप्लेनिश हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉरेस्ट या टिम्बर। टिम्बर भी तो एक लकड़ी होती है कि जो रिसोर्स है, लकड़ी को ठीक से लगाओ और रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन कर दो तो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से कैटल, मवेशी, जानवरों को तुम ठीक से यूज करो, इन सब को यूज करोगे तो ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। इवन पोर्टेबल वाटर,
पोर्टेबल वाटर अगली बारिश में फिर पानी भर जाएगा नदी में, तो सही तरीके से चलेगा। वाटर है कि नहीं? पोर्टेबल वाटर। अगला देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या हुआ? जैसे फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, जब हमारी धरती पर पीछे से एक एस्टेरॉइड टकराया, तो यहाँ पे एस्टेरॉइड के टकराने से आपको मालूम है यहाँ कहीं कहीं बड़ी जगह बड़े क्रेटर थे। ये क्रेटर में जो भी एस्टेरॉइड के टकराने से बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, और यहाँ पर क्रेटर में वेट लैंड थी, क्रेटर नमी थी, और इतने घने जंगल थे, थोड़े मोड़े नहीं थे। एक तो क्रेटर, यहाँ गड्ढा था, और गड्ढे में क्या थे बताओ? पेड़ थे, और इन पे पेड़ पे इतनी नमी थी, ये वेट बायोमास थी। यहाँ से सारा सिल्ट इसके ऊपर भर गया, इसने धरती को गोल कर दिया। ऐसा 3 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। ऊपर क्या होता है? यहाँ पर मिट्टी आ गई, जब एस्टेरॉइड टकराएगा तो बहुत सारा पानी, बहुत सारा सिल्ट उन्हीं गड्ढों में भर जाएगा, और उसमें ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इट रिमेन अनडिकम्पोज्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। वो किस में कन्वर्ट हो गया बोलो? तो ये कोल हो गया। तो कोल क्या किसी फॉसिल है? इट इज द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स लिविंग इन रिमोट पास्ट। वो कब जिंदा थे बोलो? रिसेंट पास्ट नहीं, रिमोट पास्ट। तो इट इज डेड रिमेन, इसे कोल कहा गया। और समुद्र में हर साल क्या होता रहता है बताओ? समुद्र में ये जो चीज है, ये देखो सी बेड है, तो सी बेड में भी एक क्रेटर है। ये देखो सी बेड में क्या होता है? सी बेड में भी अंदर गड्ढे तो होंगे ही ना। सी बेड जो बड़े बड़े मछलियाँ, व्हेल मछलियाँ जब मरती वो इसी में आके इकट्ठी होती रहती हैं, और इकट्ठी होने के बाद इनके ऊपर सिल्ट पड़ जाता है। सिल्ट का मतलब मिट्टी आ गई। तो जब ये यहाँ व्हेल आ गई, देखो ये व्हेल आ गई, इकट्ठी हो गई, फिर इसी तरीके से दूसरी मछली आ गई, फिर एक ऑक्टोपस भी आ गया, और इनके ऊपर क्या पड़ गया बोलो? मिट्टी पड़ गई। अब जब ये मिट्टी बनी तो ये रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। रॉक का मतलब होता है पेट्रोल। रॉक किसको कहते हैं? और उसके नीचे ये ऑयली बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं रॉक ऑयल, पेट्रो ऑयल या पेट्रोलियम। तो इसका नाम क्या पड़ गया? पेट्रोलियम। ये भी 3 मिलियन ईयर्स में ही बदलता। तो ये क्या, अभी अगर डायनासोर को दबा दो, क्योंकि दबा के पेट्रोल बना रहे हैं, बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा। उसको 3 मिलियन ईयर्स हीट और प्रेशर की वजह से होना चाहिए, और फिर इसकी ड्रिलिंग करके निकालते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब ये देखो, इसमें ये किसमें बदल जाएगा बोलो? जब ये निकाला जाता है तो बिल्कुल बहुत बदबूदार होता है, क्योंकि जो जानवर का मांस होगा सड़ा हुआ चीज़, वही क्रूड ऑयल है। कच्चा तेल ऐसा होगा कि नाक नहीं खोल सकते। ये जानवरों का सड़ा गलाई सामान तो है कि नहीं? तो इसलिए कच्चा तेल बिल्कुल काला, बदबूदार, फाउल स्मेलिंग लिक्विड है। जब उसकी रिफाइनिंग की जाएगी तब उससे पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, केरोसिन ऑयल बनेगा, और ये जो जहाज में एविएशन टरबाइन फ्यूल बनेगा, या जो हम वैसलीन लगाते हैं मोम बनेगा, या वैक्स बनेगा, ये इसी से सब बनेगा। इसी के ऊपर एक यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? इसी के ऊपर CH4 गैस इकट्ठी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जिसको CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहेंगे। इससे गाड़ियाँ चलेंगी, इसकी ड्रिल कर दी जाएगी, तो इससे CNG निकाल के सब स्टेशनों में दे दी जाएगी, ऑटो चलेंगे, और नीचे वाले को रिफाइन किया जाएगा। विश्व की सबसे ज़्यादा रिफाइनरी भारत में है। विश्व का 80% क्रूड ऑयल हम ही रिफाइन करते हैं। हम पेट्रोल उगाते नहीं हैं, लेकिन पेट्रोलियम वाले देशों से ज़्यादा कमाते हैं, और जो कहीं कहीं और स्थापित भी किए तो इंडियंस नहीं जाते। समझ नहीं आया। हाँ? मतलब कैसे, मतलब पेट्रोलियम? पेट्रोलियम को अगर हम इसको क्या करें, धीरे धीरे हीट करें और अलग अलग लेवल पे कंडेंस करें उसकी भाप को, इंडिया वाला है, मतलब कि इंडिया में रिफाइन करके इससे सब हम बना लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब हम रिफाइन करते हैं। ये हम कार्बन एंड कंपाउंड जब करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी कैसे? सबसे ज़्यादा रिफाइनरी हमने बना रखी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी के ज़्यादा वो थे, तो हम इतना अगर हम पेट्रोल खरीदते तो हम बिक जाते। तो हम लोगों ने क्या किया, कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। कितना तेल तुम खरीद पाते क्या? 140 करोड़ के लिए। अब तुम बाहर से कच्चा तेल लाओगे तो उसको क्या करोगे? देश में रिफाइनरी तो बनानी पड़ेगी। और तुम अगर दूसरे देश से सीधा पेट्रोल खरीदते तो तुम बिक जाते। तुम 1 किलोमीटर पेट्रोल न चला, गाड़ी चला पाते क्या? तो हम लोग सबसे सस्ता मद्दा चीज़ खरीदते हैं दुनिया से, कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है
ये $80 पर बैरल मिल जाता है, जिसमें 50 लीटर तेल होता है। $80, 80 इंटू 80 कर दो तो उतने के हिसाब का पड़ता है, 6,400 रुपये का। सही है। फिर हम उसे रिफाइन करके सब काम चलाएं, और यही हम बहुत रिफाइनरी बना लिए तो अब दुनिया में जाके समझ में आई बात कि नहीं। अब हम देखेंगे तो तुम्हें ये पता चल गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम एंड वंस इफ एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन नियर फ्यूचर। जिन्होंने बनने में बहुत समय लिया हो और अगर अब खत्म हो गए। वैसे कहा जाता है कि 200 साल तक पेट्रोल चलेंगे, लेकिन जिस स्पीड से हम खर्च कर रहे हैं तो अगले 50 साल में ये खत्म हो ही जाएंगे। अब 50 ही हो गया तो इसका मतलब हम लोगों ने 50 कर ही दिया है इसको। चलो, सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज which are formed, वो कैसे बने in long span of time and once exhausted will never get replenished। इसमें कौन आएंगे? देखा जाए तो ये भी फॉसिल ही था जो पेड़ दब गया, और ये भी फॉसिल ही है, तो ठीक है। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फॉसिल एंड दे आर यूज्ड एज फ्यूल, सो इट इज टर्म्ड एज फॉसिल फ्यूल। बात समझ आई? तो इस तरीके से इसका एग्जांपल क्या हुआ? फॉसिल फ्यूल हो गया, और क्या हो सकता है? कोल। फॉसिल फ्यूल में कोल एंड पेट्रोलियम आते हैं। वैसे आप सीएनजी भी रख सकते हैं, सीएनजी भी वहीं से प्रिंट करके निकाली जाती है। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज बताई गई है ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी किसका उन पे अधिकार है उसके बेसिस पे। देखो तो ये हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए क्या लिखा गया है? इंडिविजुअल में हाउस हो सकते हैं, कार हो सकती है, या और तुम्हारे पास कुछ भी रिसोर्स है तो तुम फैक्ट्री के भी ओनर हो सकते हो, तुम्हारा अपना रिसोर्स है। फील्ड हो सकती है, भाई हमारा ये फील्ड है, खेत हो सकते हैं, फार्म्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इंडिविजुअल के बाद कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी पार्क होता है, एक समुदाय, कम्युनिटी समुदाय को कहते हैं। कम्युनिटी पार्क हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कहीं पर पार्टी करने के लिए कम्युनिटी हॉल भी होता है, और भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी कुछ लोग बना लेते हैं, उसी कम्युनिटी के लोग क्या बना लेते हैं। तीसरी चीज देखिए, दैट इज नेशनल। नेशनल रिसोर्स में क्या हो सकता है? दैट इज इन ए नेशन वॉट एवर इज इन साइड अर्थ, ऑल माइन, जो भी आपके मिनरल्स हैं, ऑल रिवर्स, ये जो भी टर्म्ड है ना, विच इज नॉट ओन्ड बाई इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, इज टर्म्ड एज नेशनल रिसोर्स। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ट्रेन है, जहाज है, ये सभी नेशनल रिसोर्स हैं। राष्ट्र की संपत्ति कही जाती उसी के अंदर आ जाते हैं ना। ठीक है। सो नेशनल रिसोर्स का क्या डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पता चले। बुक में कुछ लिखा तो बता मुझे, देख लेते हैं। डिफाइन नेशनल रिसोर्सेज, तुमने कहा वो दोनों उसके अंदर ही आ जाएंगे। ऐसा इसमें लिखा तो नहीं है। चलो अब ये देखें, कहीं भी नहीं लिखा तो सारे पॉइंट्स हैं। चलो, ऑल रिसोर्सेज, ठीक है, विच आर
within a nation are termed as, मैं इसे देख लूंगा, termed as national resource। इसमें क्या क्या चीज आ जाएगी? जैसे ट्रेन आ जाएगा, रिवर आ जाएगी किसी जगह की, ओर एंड मिनरल आ जाएंगे, जो उस देश में आएगा वो सब आ जाएगा। इसके अलावा एक होता है, देखो, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दो अलग अलग चीजें, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन सब का मतलब समझो, है ना, वही है जो नेशन है, वही लिखो है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कुछ हिस्सा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो एक्वायर कर सकते हैं ना, और पब्लिक को। अब देखिए कि किसी भी कंट्री में ये यहां से यहां तक का जो वाटर है, कितना नॉटिकल माइल? 12 नॉटिकल की 12.5 है, 12 है ना, 12 नॉटिकल माइल्स। वो सारा उस देश का है, और उसके बाद में जो सी है वो, उसको क्या माना जाता है? इंटरनेशनल रिसोर्स। वहाँ जो भी मिलेगा वो तुम्हारा नहीं है। तो नॉटिकल माइल कितना होता है? एक नॉटिकल का मतलब है एक रेडियल डिस्टेंस दी जाए, और 1 माइल कितना होता है? 1 माइल है 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? और नॉटिकल का मतलब रेडियल डिस्टेंस ही, तुम्हारा जैसा भी देश है उससे रेडियल ले लो। ओके, यानी इंटरनेशनल रिसोर्स क्या हुए? ऑल सी बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स इज कंसीडर्ड एज इंटरनेशनल रिसोर्स। हमारी जो समुद्री सीमा थी 7,500 थी, बोलो इतनी समुद्री सीमा थी कि नहीं? तुम लोगों ने 9th में पढ़ी है। लेकिन अभी क्या है, नए नए आइलैंड हल्के हल्के दिखने लगे हैं, और सैटेलाइट से इंडिया ने इमेज ली है और उसने क्लेम कर दिया और 7,000 अपने में मिलवा दिया। अभी 5 दिन पहले खबर है। अब 9th की बुक बदलनी पड़ेगी, समझ में ये बात की नहीं? वहाँ क्लेम किया, उसने देखा हम सैटेलाइट इमेज लेके आए, देखो सब नए नए द्वीप हल्के हल्के दिख रहे हैं जब पानी नीचे जाता है। तो उसने कहा ठीक है, इतनी बाउंड्री और तुम्हारी, जाओ इसमें खूब इकोनॉमिक जोन है, जाओ जितनी मछली निकाल सकते हो, डबल कर ली हमने। तो इंटरनेशनल रिसोर्स किसे कहा गया बोलो? ठीक है, दोज रिसोर्सेज ऑल सी, जो भी क्या होगा, बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा? इंटरनेशनल बाउंड्री। इस टर्म है, उसमें कहीं भी कोई जा सकता है, इंटरनेशनल। उसमें कोई माइनिंग नहीं कर सकता, जमीन से कुछ निकाल नहीं सकता, ठीक है? इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। एक चीज और समझिए अंकुर, कि वैसे तो 12 माइल के बाद वो शुरू हो जाता है, लेकिन तुम्हारा हर एक देश का 200 तक, 200 माइल्स तक EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तुम वहाँ जाके फिशिंग कर सकते हो, वहाँ जाके मछली वछली पकड़ सकते हो। उसको क्या कहते हैं? 200 तक। इट इज नेशंस, ये किसका माना जाएगा? नेशंस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे लिख लो, ये तुम्हारी बुक में ही दिया, इसीलिए लिखवाना। मतलब क्या अपने बॉर्डर लाइन से 200 माइल और दूर जा सकते हैं? हाँ, उससे आगे भी जा सकते हो, जाके जैसे मछुआरे जाते हैं, 12 किलोमीटर होता ही कितना है, पूरी रात निकल जाते हैं आगे, तो कोई वो नहीं है, आप जा सकते हो। अपनी दूसरा नहीं आ सकता उसमें, तुम अपने इधर उधर जाके खूब मछली पकड़ो, उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए 4th देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of
सकते हैं? पहला हो सकता है कि पोटेंशियल, बुक लाओ किसी की खुली है तो देखें क्या पोटेंशियल का क्या मतलब है। इन चारों के अलग अलग मतलब हैं। पोटेंशियल रिसोर्स देखो, रिसोर्सेस जो पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हैव नॉट बीन यूटिलाइज। जैसे हमारे यहाँ सोलर पावर खूब, राजस्थान में भी खूब हवा चलती, गुजरात में भी चलती है, क्योंकि सी शोर के आसपास है, और फिर टेम्परेचर डिफरेंस भी खूब बना रहता है सैंड की वजह से। तो विंड एनर्जी और सोलर सिस्टम यहाँ खूब है, लेकिन क्या हमने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है? इतने सोलर सिस्टम लगाए जा सकते हैं, पूरा जमीन खाली पड़ा, थोड़े थोड़े, जब तुम जाओगे हेलीकॉप्टर से जहाँ से देखोगे जरा सा शहर है, फिर रेत, फिर शहर, फिर रेत, पूरा राजस्थान ऐसा ही है। तो कितना तुम्हारा रेत है वहाँ, कितने सोलर सिस्टम लगाए जा सकते हैं, क्या हमने उन्हें यूज़ किया? कच्छ का रन इतना बड़ा है जितने में 4 केरला समा जाए। एक शहर है कच्छ, उसमें 4 केरल आ जाए, इतना बड़ा कच्छ, और वहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी हमने यूज़ ही नहीं किया। वहाँ बहुत कम लोग, 70,000 लोग रहते हैं। वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब है पोटेंशियल रिसोर्स वो है कि एक कंट्री हैज़ रिसोर्स बट इट हैज़ नॉट यूटिलाइज्ड यet। है पोटेंशियल, हमने यूज़ नहीं किया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? वो एनर्जी जो अभी यूज़ नहीं की गई, रखी है बस। तो पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या है? दोस रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। Which is not utilized yet। जैसे कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल, अभी सबसे ज्यादा सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना राजस्थान के लिए खूब प्रमोशन दे रहे हैं पीएम। उसमें क्या होता है कि 78,000 रुपए में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाओ, सरकार 1 लाख देगी, तुम्हें 78,000 ही देना। तो एग्जाम्पल क्या है? सोलर एनर्जी और कौन सी? विंड एनर्जी। कहाँ पर? इन राजस्थान एंड गुजरात। अभी इनका यूज नहीं हो पाया। अब अगला देखो, एक बार मैं फर्स्ट क्लास से यात्रा कर रहा था, तो इन दोनों का, सोलर एनर्जी का जो यहाँ का डायरेक्टर है वो हमारे साथ यात्रा कर रहा था। वो इन सब चीज़ों के बारे में, इनके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में हमें बता रहा था कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हमने कहा इतनी सारी ये यूज़ करो, तो उसने कई चीज़ें गिनाई, ये सारी दिक्कत आती है। कुछ भी बात हो वो तो हम अलग से पढ़ेंगे, हमारा वो साइंस का चैप्टर है, लेकिन यूटिलाइज तो नहीं कर पाए ना। आगे देखिए, नाउ नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्या होते हैं बताओ? डेवलप्ड रिसोर्सेज कि जिनकी सर्वे कर ली है, क्वालिटी क्वांटिटी हो गई है, और that is the development of resource depend on technology of their feasibility। सर्वे कर लिया, हमें पता है कितना कितना रिसोर्स, वो डेवलप्ड रिसोर्स है। अब जब चाहो माइनिंग कर लो, उसको क्या कहेंगे? डेवलप्ड। द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, अभी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ इतना तेल अंडमान में पता चला है कि हम यूज भी कर लें अगले 50 सालों में, और अरब देशों को भी बेच दें। अभी सर्वे में अभी आया 1 महीने पहले। तो अब इसको जल्दी से जल्दी हमें डेवलप करना है। फिर हमें, हमारा बहुत सारा जीडीपी इसी में जा रहा है पेट्रोल खरीदने। इससे बच जाए तो हम भी 2.5 लाख 3 लाख कमाएं। सब पेट्रोलियम चला जा रहा है, बहुत पैसा नहीं। पेट्रोल आप कैलिफोर्निया में 35 पैसे पर लीटर पेट्रोल है। तो वो वेनेजुएला इतना सस्ता है। बट इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है ना, बहुत हाइपर इन्फ्लेशन है वेनेजुएला में, तो वहाँ पे। हाँ जी बोलिए। इतना ही रखिए आज की